आज हमारी गौ गोविंद गौशाला घुनवारा में घुनवारा के इस प्रांगण में हमारे बीच में पधारे हुए हैं वेटनरी से पशु औषधालय घुनवारा में पदस्थ हमारे पवन यादव जी। साथ ही हमारे बीच में हमारे परम मित्र प्रवीण यादव जी, जिनका पूरा सहयोग और मानसिक शारीरिक और जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ती है उनका सहयोग मिलता है गौशाला को। साथ ही हमारे बीच में पधारे ही हुए हैं गौमित्र के रूप में, जो कि गौवंश के किसी भी स्थिति में जख्मी या किसी तरीके से कोई परेशानी होती है उसमें इनका पूरा सहयोग रहता है। ऐसे हमारे रमाकांत साहू जी पधारे हैं। साथ ही हमारे बीच में चौपाल में पधारे हैं ओम प्रकाश त्रिपाठी जी, जिनका लगातार अनवरत हमारे इस गौशाला में सहयोग बना रहता है। जब कभी भी कोई उत्सव या कोई नई सोच के साथ हमें यहाँ कोई कार्यक्रम करना होता है उसमें प्रवीण जी, ओम प्रकाश जी, हमारे रमाकांत जी और यादव जी का पूरा सहयोग मिलता है। आप सबके साथ यहाँ गौशाला प्रांगण में गौशाला चौपाल का विषय मन में आया है, जिसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे यादव जी को, जो कि पशु औषधालय घुनवारा में पदस्थ हैं, आदरणीय पवन जी को, कि आप इस अपनी रूपरेखा के अनुसार इस चौपाल का आगे का कार्यभार देके संचालन करें। सबसे पहले आप सभी को राम राम। और आज इस गौशाला में गौशाला चौपाल का जो एक मन बनाया गया, इसमें कुछ बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे आप लोगों से। जैसे तो सबसे पहले हम इस गौशाला के जो संचालक हैं हमारे श्री अजय शुक्ला जी, उनसे मैं वार्तालाप करूंगा। सबसे पहला मेरे मन में एक ही क्वेश्चन है, उसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं। बिल्कुल। कि आपके मन में ये गौशाला की सेवा करने का कैसे आपके मन में आया? ये बहुत बड़ा आज के इस में संकट का विषय है, क्योंकि आज हमने ये देखा है कि गौ सेवा कोई करना नहीं चाह रहा है। कितने जानवर हमारे गाय रोड पर पड़े रहते हैं जिनको कोई ध्यान नहीं देता है। तो ये आपके मन में कैसे जिज्ञासा हुई, इस पे थोड़ा सा आप चर्चा करें हमसे। यादव जी, आपने बहुत मन की बात करी है और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बचपन से ही पता नहीं क्यों ऐसा मैंने संतों के उद्बोधन में भी सुना है, जब वो व्यास मंच से इस बात को करते हैं कि जिसके मन में गाय के प्रति प्रेम है तो निश्चित रूप से गोविंद जी की उस पर कृपा है। तो भगवत कृपा है, इसलिए गायों से गौवंश से स्नेह है। तो ये हो सकता है प्रारब्ध में मुझे मिला हो या पूर्व जन्म में मैंने कोई सत्कर्म किए हो, उसका ये फल मुझे इस जन्म में मिल रहा है कि मैं इनका सानिध्य पा रहा हूँ और किसी भी माध्यम से सेवा कर पा रहा हूँ। बचपन से ही लगाव था, जानने की इच्छा थी। उसके बाद घर में भी गौवंश हमारे हैं, हम लोग शुरुआत से ही गौवंश रखते थे और सेवा करते थे जी। वो भी समय मैंने देखा है, मैं अच्छी तरह से महसूस कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा उम्र तो नहीं है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ। अच्छी तरह से मुझे मालूम है कि एक बछड़ा जी, नर गौवंश यदि किसी के घर में वापस शाम को नहीं आता था तो लोग बड़ी तन्मयता के साथ उसको ढूंढने में लग जाते थे, उसकी खोज करते थे, उसका पता करते थे, चिंतन करते थे इस विषय पर कि हमारा गौवंश घर क्यों नहीं आया। आज का समय देख रहा हूँ कि गाय जब तक दूध दे रही हैं तब तक लोग रख रहे हैं और उसके बाद उसे छोड़ रहे हैं। वही आवारा गौवंश, ये कहीं से टपका नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे बीच के लोगों की ही गौवंश हैं, जो कि निराश्रित गौवंश के रूप में यहाँ संरक्षित हैं। उसके बाद ये मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के तहत इस गौशाला का जैसे शुभारंभ किया गया, पंचायतों दर पंचायतों जहाँ जैसी सुविधा बिल्कुल इसका निर्माण करके 100 गौवंश संरक्षित करने का ये लक्ष्य लेके काम किया गया। इनके भरण पोषण की राशि पहले तो कम थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसको बढ़ाकर 40 किया है, 40 रुपये प्रति गौवंश प्रतिदिन के हिसाब से। तो अब कुल मिलाकर इस काम को करने में आर्थिक रूप से तो उन्होंने सहयोग अच्छा कर दिया है। अभी फिलहाल अब सामाजिक सहयोग की भी आवश्यकता है। जहाँ तक हम लोगों के उत्तरदायित्व की बात है कि हमें किस तरह से क्या कैसे करना चाहिए, तो भरसक प्रयास रहता है। इन्हें कपड़े नहीं चाहिए, बिल्कुल इन्हें गहने नहीं चाहिए, इन्हें 2 टाइम का भोजन चाहिए, साफ सुथरी रहने की व्यवस्था और साफ सुथरा पानी चाहिए। मुझे लगता है ये उद्देश्य से लेके मैं काम कर रहा हूँ और इस उद्देश्य से काम करने में मुझे बड़ा संतोष होता है, बड़ा संतोष हो रहा है और अच्छा महसूस करता हूँ कि मैं इस हमारे मुख्यमंत्री जी की इस योजना के तहत मैं एक सहयोगी के रूप में
इस गौशाला का संरक्षण कर पा रहा हूँ, संचालन कर पा रहा हूँ। संरक्षण तो हमारे अधिकारियों, कर्मचारियों और जो भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, पशु स्वास्थ्य विभाग के, उनकी ओर से हमारे उप संचालक महोदय का बराबर दिशा निर्देश और आप सबके कारण ये समय समय पर चाहे टीकाकरण हो, चाहे बीमार गौवंश का उपचार हो, आप सबकी तरफ से बेहतर होता है। यही बड़ी खुशी है कि आप सबका सहयोग मिलता है, इसलिए बेहतर कर पा रहे हैं। देखिए क्या है कि हमारा तो जन्म ही यादव कुल में हुआ है, तो हमारा तो कहते हैं कि जन्म से ही गौ माता से ही सबसे पहले हमारा वो होता है, दर्शन होता है। और हम लोग जब उठते हैं तो हम लोगों के पैर में जूता चप्पल तो नहीं होता, लेकिन पैर में गोबर जरूर लगता है। सही है। क्योंकि हमारे यादव वंश में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे जो पूर्वज उन्होंने ये कहा था कि जिस घर में गाय नहीं है वो यादव नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो ये चर्चाएं तो अपनी चलती रहेंगी। अब मैं थोड़ा सा अपने ओम प्रकाश त्रिपाठी जी से थोड़ा सा मैं एक शब्द कहूँगा, उस पर उनकी राय जानूँगा कि अगर जो समय अभी चल रहा है, अगर ऐसी स्थिति बनती रहेगी तो हमारी गौवंश समाप्त हो रही है। बिल्कुल। इस पे आपकी क्या राय है? और इस पे थोड़ा सा आप, जैसे कहा जाता है गीता में, पुराण में, सभी चीज़ में लिखा है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता बिल्कुल है। सत्य है। तो इस पे भी आप थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा रखें। देखिए, जहाँ से आपने बात खत्म की मैं वहीं शुरू करूँगा। जो बिल्कुल, आपने बिल्कुल। बोला कि एक गाय में 33 करोड़ देवताओं का निवास हो। बिल्कुल। हमने पुराणों में, भागवत में और सभी ग्रंथों में, लगभग जितने पुराण और धार्मिक ग्रंथ हैं, गाय की महिमा हर जगह है। जी। गाय, गंगा और पृथ्वी तीनों को माँ का दर्जा दिया गया है। देवताओं के पास भी गाय थी, जिसे हम कामधेनु जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ थे वशिष्ठ जी, जी जिनके पास एक गाय थी नंदिनी। जी उनकी महिमा पुराणों के माध्यम से, टीवी सीरियल के माध्यम से सब लोगों ने देखी है जी कि वो कितना देती थी। ठीक है, वो तो देवता और ऋषियों की बात थी और त्रेता युग सतयुग की बात जी। थी। हम आते हैं कलयुग की बात। बिल्कुल बिल्कुल। आज गाय तो माँ है ही, हिंदुओं के लिए है, सबके लिए है, क्योंकि गाय हिंदू मुस्लिम नहीं जानती, वो तो जानती गाय है गाय सभी। है। हाँ, उसके पास गाय ममता शब्द है। ही एक पूरा पशुओं ब्रह्मांड में समाया है उसमें। पशुओं में गाय एक अलग ही भूमिका है उसकी। बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना कि एकदम गाय है, जी तो वो एक ऐसा पशु है जो गाय है, शांत है। उसे 2 टाइम का हम भोजन दे दें तो हमें कितना कुछ देती है। बिल्कुल। धार्मिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो किसी भी देवता का पूजन हो, जी, बिना बिल्कुल। गाय के सहयोग के क्या हम कर सकते नहीं हैं? कर सकते। पंचगव्य चाहिए, बिल्कुल पंचामृत चाहिए, पहले तो लीपने के लिए गोबर ही चाहिए। और फिर गौरी भले आपके चाहिए। यहाँ टाइल्स लगी है, वो हर फर्श चीज़ है, गाय में है। लेकिन बिना गोबर के नहीं होगा, नहीं होगा। है ना? गौमूत्र के बिना नहीं होगा। तो गाय हमारे लिए माँ है, ये वो सिद्ध करती है अपने आचरण से। दूसरी बात, ठीक है, धार्मिक दृष्टिकोण अपनी जगह है। हम यदि आ जाएं, आर्थिक रूप से भी हमारी कितनी मदद करती थी पहले। बिल्कुल। हम तो निर्भर थी, हमारी कृषि व्यवस्था बिल्कुल, और बिल्कुल। पशुपालन दोनों एक दूसरे के, कृषि व्यवस्था में आती है, एग्रीकल्चर में ही गौपालन बिल्कुल, आता है, बिल्कुल। सही बात। पशुपालन। पशुपालन, बिल्कुल। एग्रीकल्चर एक तो समावेश है हमको दोनों का। जैविक खेती में सहायता गोबर से, उसके गौमूत्र से, वो भी हम गोबर के साथ ही करके और डालते थे। कीटनाशक का काम करता है गौमूत्र। बिल्कुल। ठीक है ना? हम उपले बनाते थे जिससे हमारा भोजन बनता था। घरों में फर्श नहीं होती थी, उससे हम लीप के और घर को स्वच्छ रखते थे, कीटाणु मुक्त रखते थे। ये हमारे, और दूध बेच के कितने लोगों की अर्थव्यवस्था चल रही है। बिल्कुल। हमारे स्वास्थ्य के लिए अमृत तुल्य दूध देती है ना? तो ये तो है। आज के परिवेश में जो आप बात कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। गौ संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। क्योंकि भारत देश या पूरे विश्व के लिए गाय जितना कुछ दे रही है, अगर ये गाय न रह गई या इसकी कीमत हम नहीं समझ पाए तो हमारा भी विनाश है। बिल्कुल। जिस प्रकार से कहते हैं कि जिस दिन गंगा में पानी नहीं रह जाएगा, गंगा जमुना में, उस दिन ये पृथ्वी नहीं रह जाएगी। तो मैं कहता हूँ कि जिस दिन इस पृथ्वी में गाय की कदर होना बंद हो जाएगी, उस दिन ये पृथ्वी नहीं रह जाएगी। नहीं रहेगी। बिल्कुल सही। एक प्रश्न और है हमारे मन में, आप दोनों जन से है, इस पे थोड़ा सा संक्षिप्त में आप लोग चर्चा रखेंगे कि हमारी कोई भी पूजा होती है उसमें गाय का ही गोबर क्यों मुख्य माना गया है, भैंस का क्यों नहीं लिया जाता है? इस पे आप चर्चा रखें। वही बात जो अभी मैंने बताई जी। कि गाय को ही हम, क्योंकि भैंस जो है, भैंस को हमारे शास्त्रों में भी जो प्रयोग किया गया है, ये तो यमराज का वाहन भैंसा बताया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? और राक्षसों का महिषासुर, ये सब चीजें, तो वो एक निगेटिविटी आती है दिमाग में। जी। ठीक है ना? वो ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था में आज सहयोग कर रही है भैंसें, बिल्कुल बिल्कुल। और गाय से ज्यादा भैंस का दूध बिक रहा है, और दुग्ध अगर हम उत्पादन में सबसे ज्यादा सहयोग है गायों से ज्यादा आज के समय में। लेकिन
और दूसरी बात कि गाय के दूध में जो तत्व होते हैं, एक तो हल्का होता है, डॉक्टर भी बताते हैं कि आप गाय का दूध ले सकते हैं, भैंस का मत लीजिए क्योंकि उसको पचाना थोड़ा सा कठिन है। गाय का सुपाच्य दूध होता है, अमृत तुल्य दूध होता है, तो इसलिए गाय ज़्यादा अच्छी मानी गई है। लेकिन अगर आप व्यापार की दृष्टिकोण से देखते हैं तो अलग बात है। लेकिन अगर अच्छी गाय है, जैसे गिरी वगैरह गाय हैं, उनका दूध कीमती है भैंस के भी दूध से, क्योंकि वो स्वर्णयुक्त माना गया है, उसमें कई अच्छे तत्व होते हैं। अब इसी पे मैं एक चर्चा और रखूंगा आप सभी के माध्यम से, समस्त जनमानस के माध्यम से, कि देखिए हमारी क्या है, जो हमारे यहाँ जो गौवंश है ये अवर्णित नस्ल है, इनका कोई वर्ण ही नहीं है। क्यों वर्ण नहीं है? क्योंकि ये अच्छी प्रजाति में नहीं है। अब सरकार की जो मंशा चल रही है, मंशा क्या है कि जो आपके पास देसी गाय है उसी पे आप हमसे सीमन ड्रॉप करवाइए इन जानवरों में। अब उसमें करना क्या है आप लोगों को, जो आपके घर में गौवंश है जब वो हीट में आए, गर्मी में आए, तब आप हमारी संबंधित संस्था से आप संपर्क करें। जब संपर्क आप करेंगे तो हम आपकी जो देसी गाय है उसी में हम नस्ल सुधारेंगे। जब नस्ल सुधारेंगे तो गौवंश अच्छा होगा। जैसे अभी आपने चर्चा किया साहिवाल, एचएफ, गिर, ये हमारी 3-4 वैरायटी की नस्ल है हमारे पास। तो जब हम इसमें सीमन डालेंगे तो विगत 3 वर्षों में हमारे यहाँ नस्ल सुधर जाएगी। तो नस्ल सुधर जाएगी तो जो गाय आज हमारी 1 पाव दूध दे रही है, वही उसकी जो बछिया जन्मेगी वो 3 साल बाद जब तैयार होगी तो वो कम से कम 4 से 6 लीटर दूध देगी। तो किसान की आर्थिक स्थिति भी सुधार होगा और हमारे गाँव में नस्ल भी सुधरेगी। अब उसके लिए क्या है, सभी जनमानस को थोड़ा सा प्रयास करना, गौ माता को ऐसे आवारा नहीं छोड़े। तुलसी यादव जी, मैं चाहता हूँ कि सभी जनमानस जो लोग गाय रखते हैं, बिल्कुल। सबके पास इतनी जानकारी नहीं होती, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, पशु चिकित्सक हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बताएं, मुझे भी बताएं, सब लोगों को जानकारी हो कि हम कैसे जानेंगे कि हमारा पशु जो है, हमारी गाय है, वो हीट में है जी। और क्या क्या हमको सावधानियां करना चाहिए और तत्काल क्या करना चाहिए। देखिए इसके हम 3-4 लक्षण आपको हम बताते हैं। जैसे जिस दिन हमारा जानवर, इनका एक पीरियड टाइम होता है 18 से 21 दिन, ये सभी जानवरों में नेचुरल प्रक्रिया होती है। हमारा जानवर 18 से 21 दिन में हीट में आना तय है। अब जो हीट में आएगा तो क्या करेगा, वो थोड़ा सा अनमन हो जाएगा, बेचैन टाइप का हल्का सा होगा। दूसरा क्या होगा, कुछ जानवर होते चिल्लाते हैं, अधिकतर जानवर चिल्लाते हैं, और कुछ जानवर क्या होते हैं चिल्लाते नहीं, मूक बाधिका होते हैं, उनको हम लोग साइलेंट हीट बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि जानवर हमारा हल्का सा व्हाइट कलर का डिस्चार्ज छोड़ता है, एकदम पारदर्शी होता है। उसके बाद उसके जो बल्बे होते हैं उसमें हल्की सी सूजन आ जाती है, और जानवर हमारे क्या थोड़ा थोड़ा करके यूरिन करता है। ये उसके लक्षण हैं। जब ये लक्षण आप देख लेते हैं, या आप अपने माध्यम से, ये हमारी जो चौपाल चली इसके माध्यम से और 10 लोगों को अपन बताएंगे कि जब आपका जानवर ये लक्षण में होता है तो आपको संबंधित पशु औषधालय से या अमदरा से या मैया से कहीं से भी आपको संपर्क करना है, आपको सीमन डलाना है। जब सीमन आप डलाएंगे उसके 3 महीने बाद हम लोग पीडी करते हैं, मतलब जांच भी करते हैं कि जानवर हमारा रुका है कि नहीं रुका है। 3 महीना तो किसान ने कहा कि 3 महीना मान लो नहीं रुकी, मान ली तो क्या होता है, इनका जो पीरियड टाइम होता है, अगर मान लो जानवर हमारा नहीं रुकता है तो क्या है 18 से 21 दिनों फिर वो गर्मी में आएगा। जब आएगा तो फिर आप हमको बताइए। तो हम लोग क्या करते हैं, उसका जो डिस्चार्ज है उसको हम लोग पकड़ते हैं, और उसकी टाइमिंग जो है उसमें भी बहुत बड़ा टाइम का रोल होता है। जैसे जानवर आपने सुबह हीट में है, आप परेशान मत होइए, उसमें सीमन हम रात्रि में करेंगे, कम से कम 12 से 18 घंटा बीत जाने के बाद हम लोग सीमन करते हैं, मतलब गाय की जो हीट की गर्मी है वो थोड़ा सा डाउन हो जाए, थोड़ा उसके बाद हम सीमन करते हैं। जनमानस को ये भी बताएं कि इसका खर्च क्या आता है, और अगर जैसे एक बार आपने सीमन करवाया और नहीं हो पाया वो, तो दोबारा में फिर क्या उसको पैसा लगेगा, क्या कैसा इसकी थोड़ा सा। देखिए क्या है, जो शासन का शुल्क है, देखिए हमारे यहाँ 2 टाइप के सीमन है, एक जनरल सीमन है, एक सेक्स सर्टिफिकेट सीमन है। सेक्स सर्टिफिकेट सीमन का हमारा 100 रुपीज़ होता है, जो शासन के खाते में जमा होता है। सेक्स सर्टिफिकेट सीमन उसमें क्या होता है, फीमेल ही होगा, मतलब मेल वर्जन को खत्म कर दिया गया, सिर्फ फीमेल ही आएगा। मतलब अगर हम भैंस में ड्रॉप करते हैं तो पड़िया आएगी, और अगर हम गाय में ड्रॉप करते हैं तो बच्चिया ही आएगी। ये है ये लेकिन यादव जी, ये बहुत अच्छा काम है जी। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आज नर गौवंश की महत्ता या उपयोगिता, जी जी महत्ता तो खैर कभी कम नहीं होना है इस जीवन में। जी गौवंश की महत्ता कम नहीं होना, लेकिन उपयोगिता नहीं रहेगा। ये आजकल जो ये बिल्कुल घूम रहे हैं जो नरवंश। संयंत्र, कृषि उसका संयंत्रों देखिए का कारण जो क्या है, बहुतायत जैसे- उपयोग हो गया, उस वजह से नर गौवंश की उपयोगिता कम है, तो लोग थोड़ा वहाँ पर असहज महसूस करते हैं जब नर गौवंश आता है। मादा गौवंश आएगा, मतलब सेक्स सर्टिफिकेट सीमन करने के बाद जो बछड़ी को आना है, उसके बाद से
आपकी संभावनाएं, मतलब बेहतरी की संभावनाएं आपके दुग्ध उत्पादन की, आपकी एक नई संभावना की नई नस्ल आएगी, तो सेक्स सॉर्टेड में जो मैक्सिमम जो चांसेस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो चांस है कि बछिया होगी, वो हर तरह से उत्साहवर्धक काम है। जी हाँ, बिल्कुल। इसलिए सेक्स सॉर्टेड सीमन के लिए मैं भी, हमारा क्या, सबका यही मानना है कि यही होना चाहिए। उसके लिए 100 रुपये जैसा उन्होंने बताया वो फीस होती है। कई बार ये होता है, अच्छा ये बिल्कुल आम बात है कि ये बात सब सार्वजनिक होगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी आपकी बात ये बहुत सार्वजनिक उपयोगी होगी। बातें हैं जो आज हो रही हैं। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है प्रवीण सर, मेरा ये मानना है कि 100 रुपया सेक्स सॉर्टेड सीमन का शासन के खाते में जाना है, और एक सेक्स सॉर्टेड सीमन करने वाला, जो सीमन करने वाला व्यक्ति है, जो कर्मचारी है, वो आपसे 20 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल बिल्कुल। उसे हम आप बुला रहे हैं, बिल्कुल आपने हम आप बुला रहे हैं, और 100 रुपया उसकी, उनकी फीस जानी है सेक्स सॉर्टेड की। हमने सीमन कराया, यदि हमने 100 रुपया देने का प्रयास उनको किया तो निश्चित रूप से हंसते हंसते वो रख लेंगे, दोबारा भी आएंगे वक्त पे आएंगे। लेकिन क्या उचित है? 20 किलोमीटर, शायद मुझे नहीं लगता कि सरकार या विभाग की तरफ से पेट्रोल का कोई चार्ज नहीं मिलता। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, एक ट्रीटमेंट करने में कम समय लगता है, लेकिन सीमन करने में ज़्यादा समय लगता है। क्यों ज़्यादा समय लगता है? वहाँ पे हमको कई चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए, हम सपोज करिए, जैसे हम जा रहे हैं, मान लीजिए हमारे यहाँ पे साहू समाज है जो काफ़ी बड़ा एरिया में कवर करता है, तो मान लीजिए हम यहाँ से जा रहे हैं और हमको सीमन करना है, मान लीजिए गणेश मिस्त्री के आहरी में जाके, वहाँ गाड़ी का साधन नहीं है, हमको बैग भी ला देना है, अपना कंटेनर भी लेना है, अपनी सीट को भी लेना है। ये लेके हम विदिन 2 किलोमीटर जाते हैं, पैदल मेड़ जाते हैं, और फिर वहाँ पे हम सीमन करते हैं। देखिए, और क्या मैं थोड़ा सा जी बोलना चाह रहा था बिल्कुल कि यादव जी, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि जब से यहाँ पे गौशाला शुक्ला जी ने कार्यभार संभाला है, तो रोड में जो गोवंश एक्सीडेंट हो जाते थे, कीड़े पड़ जाते थे यहाँ पर, मतलब बड़ी ही दयनीय स्थिति थी। इस बात का तो मुझे बहुत गर्व है, और बहुत ही आत्मीय मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शुक्ला जी का और पवन यादव जी आपका, कि आपने हमारे घुनवारा के आसपास के जितने जानवर थे उनकी स्थिति सुधारी है। यहाँ पे जो भी जानवर मैं आज देख रहा हूँ, सभी के पेट भरे हुए हैं, भूसा रखा हुआ है, कर्मचारी सब साफ सुथरे ढंग से अपना काम कर रहे हैं। बच्चे के रूम में जाके देखा मैंने, पंखा लगा हुआ है। सारी जगह जो व्यवस्था आपने बनाई है, ये वास्तव में काबिले तारीफ। ये सब, और ये सारी मैं तो- व्यवस्थाएं, ये मेरा व्यक्तिगत का नहीं है, इसमें कभी आपने भी सहयोग किया है। पंखा, ये जो अतिरिक्त व्यवस्थाएं हैं, इसकी कोई राशि न हो आती है। मैं तो ये तक बताऊं यादव जी कि जब मुझे आवश्यकता पड़ती है तो ये परचेज, जो मार्केट से मेडिसिन परचेज करते हैं, ये उस मेडिसिन का उपयोग तक यहाँ गौशाला में फ्री में कर देते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। कई बार आपके द्वारा ही सहयोग, मैंने तो देखा है एक गाय को जिसने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया था, वो कोई गाय थी यहाँ पे, फूड पॉइजनिंग हो गया था। उसके बाद वो यहाँ तड़पती हुई पड़ी थी। आगे हम और प्रवीण यादव जी आ रहे थे, इनकी नज़र उस पर पड़ी, इन्होंने तुरंत बिना देरी किए हुए पूरा सारा सिस्टम मंगा लिया। समय नहीं मिला, उपचार नहीं हो पाया, एक अलग बात है, लेकिन समर्पण जो मैंने देखा, चाहे रमाकांत जी हो, चाहे ओम प्रकाश जी, सबका समर्पण मिलता है। यहाँ पर तो आवश्यकता पड़ती है, पास में नहर है, नहर में कई बार धोखे से कोई गौवंश चले जाते हैं, तो मैंने ये पाया है कि सारा काम छोड़ के हमारे मित्रों ने, हमारे सहयोगियों ने आके 10-5 लोग मिल के उसको बाहर किया हमने। तो ये सब आपके सबके सहयोग से जो भी संचालन है, ये किसी व्यक्तिगत संचालन का नहीं काम है, ये तो सबके सार्वजनिक सहयोग का। और एक चीज़ और बोलूँगा यादव जी, प्रवीण भाई, कि जैसे ठीक है, कुछ लोगों के नाम बता रहे हैं कि लोग आते हैं, सहयोग करते हैं। इतनी बड़ी गौशाला हमारे यहाँ है, सबके घरों में गाय नहीं है। जिनके घरों में है वो तो ठीक है, अपने जानवरों की सेवा करके धार्मिक लाभ भी ले रहे हैं और हर प्रकार का लाभ ले रहे हैं और सेवा भी हो रही है। लेकिन यादव जी, मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों के लिए जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं या लोग का ध्यान ही नहीं है इधर, उनके लिए कुछ 2 शब्द मैं चाहता हूँ कि आप बोले कि उनको क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं इस गौशाला के माध्यम से। देखिए, मैं तो जो मैंने मेरा ऑब्जर्वेशन ये है
कि इस गौशाला में मैं लगातार इतने सालों से देख रहा हूँ कि यहाँ पे तो लोग जन्मदिन मनाने भी आते हैं। यहाँ पे विधायक जी, जो भी मंत्री यहाँ से रोड से निकलते हैं, इस गौशाला का इतना बड़ा नाम है कि वो यहाँ पे 2 मिनट के लिए समय जरूर देते हैं। जी इसकी जो व्यवस्था है यहाँ पे, जो देख रेख है, जब जन्मदिन लोग मनाने आते हैं अपना, यहाँ पे जैसे किसी के 13वीं कार्यक्रम होगा तो गायों को खिलाने आते हैं। जी हाँ। ये प्रेरणा सारे गौशाला में मिलनी चाहिए कि यहाँ ऐसा हो रहा है। इससे बड़ी प्रेरणा क्या हो सकती है? बिल्कुल। कि गायों की यहाँ पे मतलब पूजा ये होती है। सहयोग ही सबसे बड़ा है। और अब इस वीडियो काफी लंबा हो रहा है, थोड़ा सा मैं इसलिए- आपसे भी जी पूछना चाह बिल्कुल, रहा थोड़ा था सा एक प्रश्न। वार्तालाप कर लें। और ये हमारी गौशाला चौपाल अब चलती ही रहेगी और हमेशा गौशाला चौपाल में जो भी मार्गदर्शन होगा, जो भी हमको यहाँ पे दिशा निर्देश मिलेंगे विभाग द्वारा, और जितना हमसे सहयोग है वो हम करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। और आप थोड़ा सा हमारे रमाकांत मैं जी से थोड़ा ये सा कहना चर्चा चाह रहा करें। था, ये जिन दर्शकों के पास ये वीडियो जाएगा, बिल्कुल मैं तो परम सौभाग्य मानता हूँ हम लोगों का भी, हमें भी आप ज्ञान दे रहे। देखिए आप तो चिकित्सक हैं, हमारे जो रमाकांत जी हैं उनको भी बहुत अनुभव हो, इसलिए कितनी सेवा करते हैं। जब आप उपलब्ध नहीं होते या आप बिल्कुल, बाहर बिल्कुल। हैं तो हम लोग फोन करते हैं तो आप बिल्कुल हाजिर होते हैं पूरे गांव में, और आपसे जो कुछ हो सकता है आकस्मिक जो चिकित्सा दे सकते हैं आप देते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा कि आप जब जाते हैं लोगों के पास, लोग बुलाते हैं, उनको कोई परेशानी हुई, आपको जितना अनुभव है, नॉलेज है, उस हिसाब से आप करते हैं। जी। कुछ कमियां जो गौ पालने वाले लोग हैं उनको कुछ कहना चाहते हैं कि वो क्या कमी करते हैं या क्या चूक कर देते हैं, जो थोड़ा कुछ सुधार आप उनसे चाहते हो, आप थोड़ा सा 2 शब्द कहें। दरअसल टाइम में उन लोगन बता नहीं पाते अच्छा। कि इसको बुखार ही है, तो बता दे, कोई भी डॉक्टर को बता दे कम से कम, तो जाके तुरंत देख ले तो उसकी सुधार हो हाँ, सकती है। कहने का मतलब कि पहले अपनी तरह से प्रयास कर लेते हैं, जब हाँ, चीजें समय बिगड़ पर। जाती हैं तब गोली इनको याद- गोली जब खिला अंतिम खिला के लोग कंडीशन में आ बात जाएंगे। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार अपनी डॉक्टरी फुल कर लिए। इसके बाद में जब जानवर बैठ जाता है तब अपने यहाँ के क्षेत्रवासी अपन लोगों को फोन करते हैं, तब अपन जाके उनको देखते हैं। हाँ, समय पर वही ज्यादा सूचना मात्रा मिल- में तो लगभग 90% जानवर मतलब लस्ता ही मिलते हैं। उसमें देखिए क्या होता है, उसमें हमारी जब समय पे ना जानकारी होना और समय पे ट्रीटमेंट ना होना, तो फिर एक पशु हानि होना तय है। फिर अपने हानि यहाँ की होता ही रीति होता है। रिवाज दरअसल क्या है ना सर यादव जी, जी जी। दरअसल इनमें संक्रामक रोगों का एक प्रकोप होता है और ऐसी ऐसी डिसीज हैं। मैं जब से गौशाला संचालन में आया तो मैंने बहुत कुछ सीखा। दरअसल थोड़ा बहुत नाम वगैरह दवाइयों के जानता हूँ, ज़्यादा कुछ अनुभव तो नहीं है, लेकिन आप लोगों के साथ रह के मैंने रोगों को जानना भी चालू किया। तो मैंने देखा कि एक्यूट कंडीशन में आ जाता है गौवंश तुरंत ही, मतलब सुबह बीमार हुआ तो शाम को उसकी विदाई तय है। ऐसे ऐसे संक्रामक रोग हैं जी। इसमें आपको बैकअप मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा कि आप इसमें ट्राई कर पाएँ। कुछ ही ऐसे रोग हैं जिसमें आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा जो जी। आपने बताया, आपने भी कि समय पर, बिल्कुल अभी आप दोनों ने देखा मेरी गाय बिल्कुल। कुछ खा के आ गई थी, उसकी स्थिति ये थी, देख के लगता था कि गाय नहीं बची। बिल्कुल। लेकिन समय पर हमने आपको बुलाया बिल्कुल। और अंदर वालों को अंदर वाले विवेक सिंह जी आए। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा विवेक सिंह जी को, आपको, हमारे रमाकांत जी को, कि तीनों लग के और रात भर में गाय को इतना पिकअप किया आपने कि वो सुबह खड़ी हो गई। ऐसी कंडीशन कि उसके नाक से गोबर, मुंह से गोबर, जी हाँ, नाक और मुंह से मैंने गोबर देखा है। आपने देखा होगा। उनको उसका तो वीडियो भी है मेरे पास, कभी गैस मैं आपको निकाले शेयर अपन करूंगा। पेट हाँ, से भी अलावा गैस शुक्ला निकाले जी का अपन। एक स्टेप काम में आया, जब उन्होंने लेटी हुई गाय को सीधे ऐसे बैठवा दिए। जी हाँ, वहां से उसमें परिवर्तन आया। और रात में बैठाया, सुबह गाय खड़ी हो अब गई। अब ये देखिए, होता है भैया, इस ऐसे इस चौपाल मतलब में सुधार यही है। इस चौपाल में एक मतलब बात ये भी तरीका कहूंगा, खुद किसान भी जाने भैया ये बात। डॉक्टरी में मतलब हमारी मेडिकल लाइन में जो वेटनरी की मेडिकल लाइन है वो तो है ही, हमारी आपका ये प्रयास तो है ही, लेकिन गांव के बुजुर्गों का, सयानों का जो गौवंश बहुत अनुभव। मात्रा में पालन करते हैं उनका एक्सपीरियंस बहुत काम में आता जी, है। जी, जी। मुझे सिखाया है यहाँ के कर्मचारियों ने। बिल्कुल। हमारे यहाँ धनीराम साहू जी हैं, जी इसके पहले हमारे मुझसे तो बहुत कम उम्र का था लड़का,
देवेश यादव, जी, जी। ददवा ददवा कहते थे हम। जी उसने सिखाया मुझे कि गुरु ऐसी कर रही है तो इसको ये परेशानी होगी। मतलब उनके जो अनुभव पुश्तैनी अनुभव। पारंपरिक देखिए पुश्तैनी इसमें क्या, अनुभव जैसे है। अपना जानवर फूड पॉइजनिंग हुआ था। यादव जी मैं एक निवेदन करूंगा, वीडियो हो रहा है बड़ा, जी हम दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि हर रविवार हम लोग इसी तरह से बैठ के चौपाल करेंगे। हो सकता है किसी बार यादव जी न रहें या मैं न रहूं, जी जी लेकिन कोई और रहेगा। व्यक्ति रहेगा जो हमें कुछ तो कुछ बताएगा, जानकारी देगा। जी। कोई बुजुर्ग हो या गाय के बारे में जानने वाले। मैं आप लोगों से ये चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सुनें और ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं, ताकि लोगों को भी गाय के बारे में जागरूकता हो और उनके इलाज छोटे छोटे जो होते हैं उसके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो से बताएंगे। एक अंतिम बात, इस पूरे वीडियो में सबसे निवेदन करूंगा कि हो सकता है कि कई चीजें हम लोग ऐसी भी बोल गए हों जो टेक्निकली सही ना हो, जी बिल्कुल। तो कमेंट्स करके राय दे सकते हाँ, हैं राय भाई आप कि सब आपने दें। ये चीज गलत बताई थी। हो सकता है उसको सीखेंगे हम और लोग, प्रश्न भी कर फिर से सकते प्रयास हैं कुछ, तो अगले चौपाल में उसका उत्तर आप लोगों को मिलेगा। मैं चाहूंगा थोड़ा सा गौशाला दिखा दी जाए और जी। कर्मचारियों से। और एक मिनट, थोड़ा सा एक चीज और बताओ। हमारी जो दूसरी हमारी जो वीडियो आएगी उस विषय में, जो हमारी गौशाला का जो चौपाल लगे उसमें हम आप लोगों को टीका के विषय में चर्चा करेंगे, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कभी कभी समय पे टीका न लगने